और नर्मदा के बारे में मैं आपको बताऊं, नर्मदा को आपका मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदेश्वर जिसको कहा जाता है, और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है सबसे लंबी नदी भी आपकी कौन सी है? नर्मदा ही है। ठीक है, चलिए बात है। तो अगर कोई लीप ईयर है, उसका अगर पहला दिन अगर शुक्रवार होगा, अगर इसका फर्स्ट डे शुक्रवार होगा, ठीक है, तो इसका जो लास्ट डे होगा वो शनिवार, ठीक है। और हमारा जो अगला साल आएगा वो रविवार, शुक्र शनि रविवार से स्टार्ट, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शनिवार, ऑप्शन भी हमारा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट में, विकास। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ मॉक नंबर 70। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए मॉक लाते रहते हैं। जो आपका यूके ट्रिपल एस सी की जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है ग्रुप सी का, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो बात करेंगे, तो देखेंगे आज के आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो राष्ट्रपति द्वारा बाल गंगाधर खैर पीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ये आपकी चार डेट से रखी है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा, क्या होगा? ईयर तो आपका 1955 हो जाएगा, 7 जून 1955। ठीक है, 7 जून 1955। अगर हम भाषा से संबंधित भाग की बात करें, किस पार्ट में भाषा को लेके, तो वह भाग 17। ठीक, अगर आर्टिकल की बात करें कि किस अनुच्छेद में आपका हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो वह 343 से लेके 351। ठीक है, 343 से 351। अगर यहाँ 343 की बात करें, तो 343 आर्टिकल में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा होगी हिंदी, और इसकी जो लिपि होगी, और इसकी लिपि होगी आपकी देवनागरी। ठीक है, क्या होगी? देवनागरी, देवनागरी लिपि। अगर आर्टिकल 344 की बात करें, तो इसमें दे रखा है राजभाषा आयोग, जो राष्ट्रपति द्वारा आपका निर्माण किया जाता है, राजभाषा आयोग। 345 की बात करें, तो ये राज्य की राज्य भाषा का वर्णन करता है, राज्य की राज्य भाषा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रत्येक राज्य की राजभाषा होती है, और एक दूसरी आपकी राजभाषा भी हो सकती है। जैसे उत्तराखंड की एक राजभाषा हिंदी है, और दूसरी आपकी जो भाषा है वो क्या है? दूसरी आपकी वैकल्पिक भाषा आपकी संस्कृत है। 346 की बात करें, तो दो राज्य और केंद्र के बीच, और राज्य और केंद्र के बीच जो संचार की भाषा होगी उसके बारे में वर्णन करता है, संचार की भाषा। ठीक है, अगर 351 की बात करें, 351 में कह रहा है कि केंद्र सरकार को हिंदी के प्रचार, केंद्र सरकार को हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने के निर्देश, बढ़ावा देने के निर्देश। ठीक, तो इसमें आर्टिकल हमने पढ़े, तो भाग 17 है, अनुच्छेद 343 से 351 है। 343 में है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। 344 में है कि राजभाषा आयोग निर्माण संबंधी आपका अनुच्छेद। 345 में राज्य की, प्रत्येक राज्य की राजभाषा होती है, जैसे मैंने आपको बताया उत्तराखंड की राज्य भाषा हिंदी, दूसरी राजभाषा आपकी संस्कृत है, जो 2010 में बनाई गई थी। 346 में क्या है? अगर दो राज्य आपस में पत्राचार करते हैं, या एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच आपस में बातचीत पत्राचार के माध्यम से होती है, तो उसमें भाषा का, इस भाषा का इस्तेमाल हम करेंगे, तो उससे संबंधित आर्टिकल 346। 351 में क्या है कि केंद्र का दायित्व है कि हिंदी को बढ़ावा देने, हिंदी को प्रसार करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो केंद्र उठाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, बाकी इसका आंसर मैंने बताया आपको 30। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि असत्य कथन का आपको चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना। पहला है कि भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, बिल्कुल सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का रूप, या कुछ निश्चित लोगों द्वारा जो आपका भाषा का रूप बोला जाता है उसे बोली ही कहते हैं। सेकंड, मानक भाषा को, स्टैंडर्ड भाषा को साधु भाषा और नागर भाषा नामों से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, थर्ड है वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी है ना। संपर्क भाषा वो भाषा होती है इस भाषा के माध्यम से उस क्षेत्र के निवासी या किसी राज्य के, किसी देश के अधिकांश निवासी आपस में वार्तालाप करते हैं। तो हमें पता है कि भारत में जो वार्तालाप, अपने विचार दूसरों को प्रदान करना है, दूसरे के विचार ग्रहण करने के लिए जो आपका भाषा प्रयोग की जाती है वो क्या है? वो हिंदी है, ना कि अंग्रेजी है ना। अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगी संपर्क भाषा। ठीक है, तो ये आपका गलत है। चौथा, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के
व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा ठीक। तो गलत बताना, गलत हो जाएगा। थर्ड बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निबट्टा, निबट्टा किसकी उपबोली है? निबट्टा किसकी उपबोली है? ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या आपकी पौरवी। तो निबट्टा आती है आपकी किसके अंतर्गत आती है? आपकी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ी के अंदर जो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है ना। इसमें एबीसी हम पढ़ते हैं तीन, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में तीनों आती है। ठीक, पौरवी आती है आपकी पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में। चलिए बाकी इसका आंसर क्या है? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ई का विवरण है ना। ई का क्या है? अच्छा ये ई नहीं है, यहाँ पे है आपका रा। रा का उच्चारण किस स्थान आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें वर्ष है, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, ठीक है। और वर्ष व्यंजन इसका आंसर पहला है। अगर वर्ष व्यंजन की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से आपके वर्ण शामिल होते हैं? इसका एक शॉर्टकट है, इसे आप याद रखेंगे सरल जन करके। याद करेंगे सरल जन। तो स, र, ल, ज, न, ये किस में आते हैं? सारे वर्ष व्यंजन में आते हैं। बाकी सघोष, अल्प प्राण, ये हमने वर्णमाला में पढ़े हुए हैं। ठीक, वोकल कॉर्ड्स में जिन वर्णों को उच्चारण करते समय वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता है, इसको घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, बाकी जिन वर्णों को उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में वायु, अधिक मात्रा में जो प्राण है, मतलब वायु होती है प्राण, वो निकलती है, तो उसे महाप्राण कहते हैं। लेकिन कम मात्रा में अगर वायु निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैंने बताया आपको पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा विकारी, विकारी तथा अविकारी शब्द को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? रूप के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या कोई नहीं। तो विकारी अविकारी होते हैं रूप के आधार पर। ठीक है, रूप के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से अगर विकारी की बात करें तो विकारी में हमारे संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, अगर अविकारी की बात करें, अगर अविकारी की बात करें, इसमें 4 आते हैं। इसमें एक आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, संबंध बोधक जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं आप, समुच्चय बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है, और थर्ड होता है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक, रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़, रूढ़ शब्द, एक होता है आपका यौगिक शब्द, थर्ड होता है आपका योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम, जिन्हें आप संस्कृत के शब्द कहते हैं। तद्भव होता है, संस्कृत से बदल के हिंदी में जो प्रयोग में आते हैं, तद्भव। एक होता है आपका देशज, एक देशज होता है, और चौथा होता है आपका विदेशज, है ना। इसका आंसर आपका 4 ही है उत्पत्ति के आधार पे। किसी किसी बुक में आपको 5 मिल जाएगा, जो 5वां मिलता है वो शंकर मिलता है, लेकिन आयोग ने जब पूछा था उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर उसने 4 दिया। ठीक, बाकी इसके बाद एक अर्थ के आधार पर भी होता है, अर्थ के आधार पर भी होता है। एकार्थी शब्द होता है इसमें, अनेकार्थी होता है दूसरा। 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। पर्यायवाची और आपका विलोम। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या है? पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। किस शब्द में क्वेश्चन है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय आपका नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो लिखावट, अगर लिखावट की बात करें तो इसमें मूल शब्द है वो लिखा है, और प्रत्यय आपका आव। ठीक, सेकंड की बात करें, सेकंड इसका मैं आंसर पहले आपको बता दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय नहीं है, पहला लिखा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चौथा वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिखावट में जो मूल शब्द है वो आपका लिख है, और जो प्रत्यय है वो क्या है? आवट है ना। प्रत्यय क्या है? आवट है। तो इस प्रकार से अगर शब्द को तोड़ने के बाद उसका जो मूल शब्द होता है वो धातु के रूप में आता है ना, धातु के रूप में आता है।
जो प्रत्यय होता है तो प्रत्यय कहलाता है आपका कृत प्रत्यय। क्या कहेंगे इसको? कृत प्रत्यय। मूल शब्द क्या है इस आधार पे, ठीक। अगर थकावट की बात करें तो इसमें मूल शब्द क्या धातु ही है, थक धन आवट, यहाँ पे भी कृत प्रत्यय का प्रयोग है। तीसरे की बात करें तो रुक धन आवट, यहाँ पे भी मूल शब्द आपका धातु है, रुक धन आवट। चौथे की बात करें तो महाधन वट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है महाधन वट, तो इसमें आवट प्रत्यय पद की क्या है खाली वट प्रत्यय, और मूल शब्द क्या है महा, एक तरह से विशेषण के रूप में है, तो इस प्रत्यय को क्या कहेंगे हम? तद्धित प्रत्यय। जब मूल शब्द क्रिया या आपका धातु ना हो, उसके अलावा कोई अन्य शब्द हो, तो प्रत्यय का प्रकार हो जाता है, वो होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक। और जो शब्द बनता है उसे कहते हैं तद्धितांत, ठीक, तो ये तद्धितांत शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक, व्यक्तिवाचक। किसी एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति की बात करें सोहन, ठीक, किसी एक वस्तु की बात करें, है ना, या किसी एक स्थान की बात करें जैसे ऋषिकेश, एक स्थान हो गया, तो ये सारे व्यक्तिवाचक है। वैसे संज्ञा के अगर प्रकार की बात करें तो संज्ञा जो आपकी होती है मूल रूप से संज्ञा होती है 3 प्रकार की, है ना। इसमें पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है हमारा जातिवाचक, जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, ठीक है, तीसरा क्या होता है भाववाचक। जातिवाचक की आपके दो भेद हो जाते हैं, कौन कौन सा? एक समुदायवाचक होता है और एक होता है आपका द्रव्यवाचक, ठीक। बाकी भाववाचक के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वतंत्र भाववाचक होता है सेकंड होता है परतंत्र भाववाचक, परतंत्र भाववाचक आपका संज्ञा, ठीक। इसका आंसर क्या बताया मैंने? सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको असंगत कथन बताना है, असंगत कथन बताना है, कारक से संबंधित क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, पहला है बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चे के साथ खेल, है ना। बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं? कुत्ते के बच्चे के साथ, तो दोनों एक तरह से साथ में खेल रहे हैं, जुड़ने का भाव आ रहा है, जहां भी जुड़ने का भाव आ रहा है वहां पे कर्ण कारक ही आता है। तो वैसे इस कर्ण कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है, भले यहाँ पे से नहीं है लेकिन जुड़ने का भाव है तो कर्ण कारक होगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, वह अगले साल आए, वह अगले साल आएगा, वह कल को आएगा, वह परसों में आएगा, परसों को आएगा। जब बात समय की होती है तो समय में क्या होता है आपका संबंध कारक नहीं होता है, उसमें होता है आपका अधिकरण कारक। क्या होता है? अधिकरण कारक, ठीक। अधिकरण का जो आपका कारक चिन्ह होता है वो होता है आपका में या पर, में या पर होता है, ठीक। और यहाँ पे जो है शून्य कारक चिन्ह, मतलब में पर का प्रयोग ना होते हुए भी अधिकरण कारक है ना, तो ये आपका गलत आपका ये होगा। तीसरा देखते हैं, राम घर से बाहर आए, घर से बाहर कौन आएगा? राम। यहाँ पे अलगाव का भाव है, घर अपनी जगह है, राम बाहर आ रहा है, तो राम अलग हो रहा है घर से, तो जहाँ भी अलगाव का भाव आता है। चौथा, सीताफल खाती है, सीताफल खाती है, कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता प्रधान जहाँ होता है वहाँ पे कर्ता कारक होता है, तो सेकंड वाला हो जाएगा इसका कौन सा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये तम नहीं है, ये आपका है तन, ठीक। तन, कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। हिंदी में जो लिंग होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग पता होगा, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में आपको पता है 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। जिन शब्दों से उसके पुरुष जाति होने का भेद पता चलता है या बोध पता चलता है उसको पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द को देखकर पढ़ के जानकर उसे स्त्री जाति होने का बोध होता है, पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक। जैसे ये मेरे पास क्या मार्कर है, तो इस शब्द से इसके किस जाति के होने का पता चल रहा है, तो मार्कर, तो मार्कर एक तरह से है आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, मार्कर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। वैसे ही तन शब्द का आपको लिंग बताना है, तो जो तन आता है तो वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक, पुल्लिंग शब्द में आएगा। एक उभयलिंग शब्द भी होता है, उभयलिंग शब्द की अगर बात करें तो इसमें सभी प्रकार के पदों का निर्धारण किया जाता है, सारे प्रकार के पद आ जाते हैं, जैसे और ऐसे पद जिस पर एक पुरुष भी आसीन हो सकता है, जिस पर एक महिला भी आसीन हो सकती है, इसलिए इसको उभयलिंग में कहते हैं, है ना, उभयलिंग के अंतर्गत ये आता है। जैसे राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा, ठीक, सचिव आ जाएगा, ये सारे शब्द है ना, सारे शब्द जिसपे एक महिला भी नियुक्त हो सकती है, पुरुष भी नियुक्त हो सकता है, या पदों के सारे नाम इसमें आएंगे, उभयलिंग शब्दों में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन है कि किस विकल्प में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया?
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पहला, वह क्रिकेट खेल रहा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है। चौथा, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ। उत्तम की बात कर रहा है तो सर्वनाम का उत्तम, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा वाला, ये वाला, है ना। उत्तम पुरुषवाचक का बहुवचन रूप है इसमें, लेकिन आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, वैसे उत्तम पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक उत्तम पुरुषवाचक होता है, एक आपका मध्यम पुरुषवाचक होता है, और एक अन्य पुरुषवाचक होता है ना, अन्य पुरुषवाचक होता है। उत्तम में मुख्य रूप से आते हैं मैं और उसका बहुवचन रूप हम, जो बात करने वाला हो, लिखने वाला होता है, तो मैं हम आते हैं। मध्य में आते हैं हम जिससे बात करते हैं, तू, तुम या आप। ठीक, और जिस तीसरे व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे होते हैं, किसी, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं जो शब्द है वो किसमें आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, उसका कोई नाम होता है, उस नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तुम या आप, वो किसमें आएगा, मध्य में आएगा। और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अगर बात कर रहे हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ नाम हो गई, लेकिन हम उसका नाम का प्रयोग ना करके उसके लिए एक सर्वनाम का प्रयोग करें, जैसे वह, जैसे वो, जैसे यह, और जैसे ये सारे शब्द किसमें आते हैं, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, यह आज के लिए यह आता है, और बहुवचन के लिए ये आता है, दूर के लिए वह आता है, दूर के लिए बहुवचन के लिए क्या आता है, वे आता है। ठीक, अगर थर्ड की बात करें, कोई आपसे मिले आए, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है, प्रश्नवाचक। चौथा है जिसने परिश्रम किया वह सफल होगा, ये आपका संबंधवाचक। ठीक, संबंध बोधा गया, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर क्या है, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस विकल्प में गणनावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है ना। संख्यावाचक में ही गणनावाचक भी आता है, उसका आपको प्रकार बताना है कौन सा। पहला, राजू ने मुझे 5 पुस्तकें दी। सेकंड, पंक्ति का सातवां लड़का खड़ा हो जाएगा। थर्ड है तीनों पौधे, ये विशेषण तीनों है। अगला है एक एक करके आओ। इसमें गणनावाचक है, तो गणनावाचक हो जाएगा संख्या के रूप में हो जाएगा 5, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये सारे किस में आएंगे, गणनावाचक में आएंगे। अगर दूसरे की बात करें, आंसर पहला ही है। दूसरे की बात करें, पंक्ति का 7वां लड़का, तो इस तरह से पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से शब्द आएंगे, तो वो होता है आपका क्रमवाचक। ठीक है, क्रमवाचक। तीनों पौधे सूख गए, दोनों पौधे सूख गए, चारों पौधे सूख गए, इसको कहते हैं समुदायवाचक। क्या आएगा आपका, समुदायवाचक। एक एक करके आओ, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, प्रत्येक बोधक। बाकी इसका आंसर क्या है आपका, पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12 क्वेश्चन। जब विशेषण शब्दों की किसी अन्य से तुलना नहीं होती बल्कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहता है, तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, ये तुलना के आधार पर विशेषण जो होते हैं 3 प्रकार के, वहां से उसने क्वेश्चन दे रखा है। कौन कौन से होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, मूलावस्था। ठीक, जब मूलावस्था उस विशेषण की उस अवस्था को कहते हैं जब विशेषण का प्रयोग हम ना तो किसी दो लोगों के बीच में तुलना करने पे प्रयोग करते हैं, या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं, ना ही किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है और उसे यह सबसे कम बताया जाता है। जैसे बात करें, एक वाक्य है कि राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, यहाँ पे राम की विशेषता बताई गई खाली, ना ही इसकी तुलना की गई किसी से कि राम मोहन से अच्छा है, तुलना नहीं है। और ना ही राम को सबसे अच्छा बताया गया कि राम सबसे अच्छा लड़का है ना, दोनों प्रकार है ही, खाली क्या है, राम अच्छा लड़का है, उसकी एक सामान्य विशेषता बताएगी। तो जब भी सामान्य विशेषता बताई जाती है तो वो आता है आपका मूलावस्था में। ठीक है, जहाँ पे तुलना होती है दो स्थानों, दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच में, वो आपका उत्तरावस्था होता है। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को सभी से सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है, वो हो जाता है आपका उत्तमावस्था। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है किस विकल्प में एक कर्मक मुख्य क्रिया, एक कर्म वाली होगी लेकिन जो कर्म होना चाहिए उसमें मुख्य होना चाहिए, तो किस में आपका प्रयोग किया गया। पहला, वह महेंद्र को खिलाता है, तो वह महेंद्र को खिलाता है, किसको खिलाता है, महेंद्र को, तो ये आपका कौन सा कर्म आता है, अप्रमुख या गौड़ कर्म कहते हैं इसको, जो सजीव कर्म होता है। सेकंड, सोन पुस्तक पढ़ता है, क्रिया पे क्वेश्चन करते हैं क्या पढ़ता है, तो आंसर क्या मिला, कर्म के रूप में पुस्तक।
ये क्या है, निर्जीव है, लेकिन निर्जीव जो कर्म होता है उसको क्या कहते हैं, प्रमुख कर्म कहते हैं या मुख्य कर्म कहते हैं, जो एक कर्म है ही, है ना, एक कर्म के रूप में ही आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। थर्ड, शिवम ने राहुल को पैसे दिए, है ना, तो पैसे किसे दिए, किसे पैसे दिए, आंसर है राहुल को, तो ये कर्म है, लेकिन ये भी क्या है, गौण कर्म या प्रमुख कर्म। पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया यहाँ पे, तो आंसर क्या है इसका, सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ, बोलते समय जोर देने के लिए और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंदर नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। इनका वाक्य में प्रयोग तो होता है, वाक्य को जोर देने का काम भी करते हैं, लेकिन ये वाक्य के अंदर नहीं कहलाते हैं। इसका मतलब है अगर इनको वाक्य से हटा दिया जाता है तो वाक्य पे जो जोर दिया जा रहा है उसका प्रभाव खत्म होता है, कम होता है, लेकिन वाक्य पूरा सही रहता है, करेक्ट रहता है, ठीक है। इसलिए वाक्य का अंग इसको नहीं मानते हैं और इसलिए इनको शुद्ध अव्यय की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये कौन से हो जाएंगे आंसर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेपाल, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। और जो प्रकार होता है इनका कुल 9 प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें, एक वाक्य मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन ने ही, जैसे एक वाक्य है, मोहन ने ही सोहन को मारा, मोहन ने ही सोहन को मारा, तो सोहन को किसने मारा, मोहन ने मारा, तो ये होता कि मोहन ने सोहन को मारा, लेकिन यहाँ पे जोर देने का काम हुआ है। क्या जोर देने का काम हुआ है कि भैया मोहन ने सोहन को ही मारा, किसी और को नहीं मारा, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, खाली किसके बारे में बात हो रही है, सोहन के बारे में बात हो रही है। तो जो ही शब्द है, ही शब्द ही यहाँ पे जोर देने का या बल देने का काम करता है। अगर इसको हटा भी देंगे तो वाक्य एक तरह से पूरा ही होता है, ठीक है, इसलिए इसको वाक्य का नहीं मानते। लेकिन अगर आ गया वाक्य में तो कहते हैं वाक्य में जोर और बल प्रदान करने का काम करता है, ठीक है, तो ये होता है आपका निपात, आंसर हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 है कि राजस्थानी भाषा की 5 उपभाषाएं किसके द्वारा निर्धारित की गई, है ना, राहुल के द्वारा, ग्रेसन के द्वारा, स्मृति कुमार चटर्जी या नंदेव भारी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन। कौन कौन सी भाषाएं हैं, अगर 5 की बात करें, पहली आती है आपकी पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी आती है, फिर आती है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, फिर मध्य पूर्वी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, फिर दक्षिण पूर्वी आती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, और लास्ट में आता है आपका दक्षिण राजस्थानी, ठीक है, दक्षिण राजस्थानी। तो 5 उपभाषाएं निर्धारित की है डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न कथनों पर विचार करके आपको सत्य कथनों वाले विकल्प का चयन करना है। पहला, भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया, ठीक है। सेकंड, सरकार द्वारा रेडियो को 1930 में अपने नियंत्रण में किया गया था, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी 1957 में बदला गया, है ना, नाम बदल के क्या हुआ था, आकाशवाणी हुआ था। तो ये भी आपका क्या है, ठीक है, तीनों ठीक है, तो आंसर होगा आपका चौथा वाला, ठीक है, 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पत्राचार से संबंधित, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्धशासकीय पत्र, जिसे डीओ कहते हैं, उससे संबंधित आपको असत्य कथन वाले विकल्प का चयन करना है। पहला क्या है, असमान स्तर के अधिकार के मध्य प्रयोग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र लिखा ही जाता है दो समान स्तर के अधिकारियों के मध्य, ताकि जो पत्राचार जो एक तरह से विराम अवस्था में उसको गतिमान अवस्था प्रदान की जा सके। काम पेंडिंग है ना, संबंधित जानकार अधिकारी को पत्र लिखते हैं ताकि पेंडिंग काम को पूरा किया जा सके, तो दो समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होता है। सेकंड, अनौपचारिक शैली का प्रयोग, बिल्कुल ठीक है, जानकार के मध्य लिखा जाता है तो जानकार के मध्य होता है, तो इसमें शैली जो होती है वो अनौपचारिक होती है। थर्ड, शीघ्र कार्रवाइयां अविलंब जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयोग, बिल्कुल ठीक है। चौथा, संबोधन सूचक शब्द में प्रिय महोदय, प्रिय श्री, मेरे प्रिय का प्रयोग नहीं किया, जबकि इसमें प्रयोग होता है क्योंकि दो जानकारों के मध्य लिखा जाता है। अनौपचारिक होता है तो अनौपचारिक है, तो यहाँ पे प्रिय शब्द का प्रयोग हो जाता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं वहां पे खाली महोदय आदि शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें आपको गलत बताना है, तो गलत पहला है तो गलत आपका चौथा है। 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, टिप्पणी, विज्ञप्ति, प्रतिवेदन या आपका पावती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या,
टिप्पणी या आपका टिप्पण, ठीक। और टिप्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आरंभिक या मुख्य टिप्पण होता है, आरंभिक या मुख्य टिप्पण होता है जिसका अधिकांश प्रयोग होता ही है, और दूसरा होता है आपका आनुषंगिक, दूसरा होता है आपका आनुषंगिक टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण, ठीक है, होता है आपका आनुषंगिक टिप्पण। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके साहित्यकार से संबंधित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है कि सूरदास के बारे में कथन है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, जन्म से नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप आदि का जो उन्होंने वर्णन किया है वैसा कोई अंधा व्यक्ति जन्मांध नहीं कर सकता है ना। किसी किसी साहित्यकार ने इनके द्वारा जो आपकी पंक्तियां लिखी गई है, जिस प्रकार से कृष्ण आदि के बारे में श्रृंगार रस को भिगो भिगो एक तरह से पंक्तियां लिखी गई, इतना सुंदर वर्णन कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। तो किसी ने कहा है सूरदास जी के बारे में, तो किसने कहा है, द्विवेदी जी, दास जी हैं, सुकुल जी हैं, कोई। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास, ठीक। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर आपका 20, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। इस गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ हानि के साथ साथ सम्मान भी खो देना है, हानि के साथ साथ सम्मान भी खो देना है। बढ़िया भाजी के कटकु कोची गए है ना, मतलब करे कोई भरे कोई। तिमला तिमलो खत्या इंडिया संगीत देखा, टकाना पैसा गागो भैसा, खाली देखा देखी, खाली देखने का ही हो जो, नाम कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब है। तन्नीबल चौमासी या तन्नी सी निखांदा घर, इसका क्या होना चाहिए आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। तिमला तिमलो खत्या इंडिया नंगी व्याख्या, सेकंड वाला हो जाएगा आंसर, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन हुए, इसके बाद देखें हम उत्तराखंड के टोटल आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। 21 है कि काल से अभिलेख, काल से अभिलेख से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है। पहला, इस लेख में 4 यवन राजा को उल्लेख मिलता है, गलत है, 5 यवन राजा का उल्लेख मिलता है। सेकंड, अभिलेख का खंडन जो किया था 1254 में नासिरुद्दीन महमूद ने किया था, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, काल से अभिलेख के जो खोज करता थे 1860 में खोज की गई थी इसकी, है ना, अमलावा नदी के तट पे है जो, या कालसी डाक पत्थर में जॉन फॉरेस्ट थे, बिल्कुल ठीक है। चौथा, इस अभिलेख में हाथी का चित्र भी अंकित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इससे जो गलत बताना है कौन सा हो जाएगा आपका, पहला वाला, ठीक है, गलत हो जाएगा पहला वाला। बाकी अगर आपसे इस नदी पूछे किस नदी के किनारे, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा +2 है ना, यमुना, मतलब टोंस यमुना में मिलती है कालसी डाक पत्थर में, लेकिन जो मुख्य नदी वहां बहती है ना कालसी, वो है आपकी अमलावा रिवर, अमलावा जो यमुना की साइड, अमलावा रिवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि झटेला प्रथा, झटेला प्रथा का संबंध किस प्रजाति से है, झटेला, कोल, किरात, खस और शक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका खस, ठीक है। अब झटेला प्रथा है क्या, तो झटेला प्रथा में क्या होता है, अगर कोई महिला दूसरा विवाह कर लेती है तो उसके पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको झटेला कहते हैं, ठीक। तो झटेला प्रथा वो है। बाकी इसके और भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में ये कौरवों की ओर से लड़े थे खस लोग, किसकी ओर से लड़े थे, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे, ठीक। अगर बात करें कि इनको बृहत संहिता में तंगा भी कहा गया है, बृहत संहिता में, बृहत संहिता में इनको तंगा नाम से भी जाना गया है, ठीक है। घर जवाई प्रथा, पशु बलि प्रथा भी इनमें पाई जाती है, पशु बलि प्रथा, टिकुआ प्रथा, टिकुआ प्रथा होती थी खसों में, विधवा किसी पुरुष को अपने घर रख सकती थी ना, किसी भी पुरुष को अपने घर रखने की जो प्रथा होती है ना। तो इसमें आंसर मैंने बताया आपका खस। महाभारत युद्ध में कौरव की ओर से लड़े, वही संहिता में तंगा कहा गया, इनको तंगा कहा गया। घर जवाई प्रथा और पशु बलि प्रथा इनमें समाहित है, और किसी भी कोई महिला अपने घर में किसी पुरुष को रख सकती है, ऐसी जो प्रथा होती थी टिकुआ प्रथा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 क्वेश्चन है कि यशवंत सिंह कटौत द्वारा 7 मानव आकृतियों की खोज कहाँ की गई, चमोली गारोखेड़ में, अल्मोड़ा की लाकू गुफा में, या चमोली के किमनी गांव में, या चमोली के आपका मलारी गांव। तो इसका आंसर आपका लाकू गुफा, ठीक है, आंसर लाकू गुफा, जिसकी खोज जो है 1968 में
MP जोशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महेश्वर प्रसाद जोशी। और लाखो गुफा किस नदी के तट पे है? ये आपकी सुयाल नदी के तट पे, ठीक है, सुयाल। सुयाल किसकी सहायक है? कोसी नदी की आपकी सहायक, ठीक है। इसके बारे में और क्या फैक्ट है, जैसे पशुओं, मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं इससे। मानवों के रंगीन शैल चित्र, रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए। इसमें 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग है, 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। सफेद, सफेद, लाल, काला, ठीक। और इस शैल चित्रों की, और इन शैल चित्रों की जो तुलना है भीमबेटका के शैल चित्रों से की गई, ठीक है, भीमबेटका के शैल चित्रों से की गई है। और यहाँ का जो मुख्य विषय लाखोड़ियाल का मुख्य विषय वहाँ पर सामूहिक नृत्य, क्या है? सामूहिक नृत्य, ठीक है, सामूहिक नृत्य। क्या क्या पढ़ा हमने? 1968 में MP जोशी ने खोज की है। लाखों गुफा किस नदी के तट पे है, किनारे है? सुयाल नदी हो जाएगा। पशु और मानवों के रंगीन शैल चित्र यहाँ से मिले हैं। और किन रंगों का प्रयोग है? मुख्य रूप से 3 रंगों का है, सफेद, काला और लाल। और इन शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैल चित्रों से की गई है। और इसका जो मुख्य विषय शैल चित्रों का इस तरह से सामूहिक नृत्य, समूह में नृत्य करते हुए मानवों को दिखाया गया शैल चित्रों। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्वेश्चन है कि किस चंद राजा ने भोटिया से सिरतीनामा कर लिया, कर लिया तथा कुमाऊं से जजिया कर लगाने वाला, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद्र राजा है? उदयचंद, बाज बहादुर, ज्ञानचंद या आपका जगतचंद। तो ये वो राजा है जो कह सकते हैं कि शाहजहां का समकालीन। तो शाहजहां को खुश करने के लिए शाहजहां के लिए काफी उपहार भी ले गया था, है ना। और उसके बाद इसको त्रय प्राप्त मिला था, त्रय क्षेत्र मिला था। उसके बाद ही शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि भी दी थी। तो शाहजहां को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए यहाँ से टैक्स लेता था लोगों से, जिसका नाम था जजिया कर। और जजिया कर आपने इतिहास में पढ़ा होगा, गैर मुसलमानों से जो टैक्स लिया जाता था वो जजिया होता था। यहाँ पे मुसलमान थे ही कितने सारे, थोड़े कम ही थे। विकास लोगों से टैक्स लिया जाता था, जजिया था। तो वसूल करके काम भेजता था वो दिल्ली दरबार में भेजता था। किसको? शाहजहां। कौन सा अधिकारी होगा, कौन सा राजा होगा चंद्र राजा? होगा बाज बहादुर चंद, ठीक। अगर उद्योगचंद के बारे में बात करें तो उद्योगचंद आपका दूसरा राजा है जिसने डोटी पर अटैक किया। डोटी पर अटैक करने वाला आपका दूसरा राजा था, ठीक। और इसके समकालीन जो डोटी नरेश था वो आपका था देवपाल, ठीक है, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? अजमेरगढ़। डोटी की 2 राजधानी थी, एक अजमेरगढ़ थी और एक थी आपकी जुराइल दीपाइल, ठीक है, जुराइल दीपाइल। और जुराइल दीपाइल थी आपकी सेठी नदी के किनारे, सेठी नदी के किनारे। ज्ञानचंद द्वितीय की बात करें तो ज्ञानचंद द्वितीय के समकालीन जो राजा है वो आपका फतेह शाह है। और गढ़वाल पर आक्रमण करके वहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा लाकर कुमाऊं में स्थापित करने वाला राजा कौन है? आपका ज्ञानचंद द्वितीय है। जगतचंद की बात करें तो जगतचंद के काल को इतिहासकारों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है ना। क्या कहा है? कुमाऊं का स्वर्ण काल। क्यों कहा है? क्योंकि इसके शासन काल में त्रय भाबर से हर वर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी। कितनी होती थी? 9 लाख रुपए की आय। प्रजा काफी खुश थी इससे, प्रजा कहती काफी खुश थी। और ये एक तरह से मिलनसार राजा भी है, मिलनसार राजा भी है। और इसका साम्राज्य काफी आर्थिक रूप से काफी बड़ा हुआ था, काफी बेहतर था, काफी अच्छा था। और इसने कहते हैं जुआरियों पर भी कर लगाया था, जुआरियों पर, जो जुआ खेलने वाले होते थे। और उस कर को कहते थे जुआ की बाज। क्या कहते हैं? जुआ की बाज, ठीक है। जुआरियों पर कर लगाने वाला राजा भी है। और इसकी मृत्यु हो गई थी आपकी चेचक से, ये भी आप याद रखेंगे। चेचक से मृत्यु किसकी हुई थी? जगत चंद की। इसका आंसर क्या बताया मैंने? सेकंड बार। चलिए क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पिथलिया ब्राह्मण में सम्मिलित नहीं है, पिथलिया ब्राह्मण में सम्मिलित नहीं है। पंचपड़िया, चौथानी, खस ब्राह्मण या नाना गोत्री, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा शामिल जो नहीं होंगे हो जाएगा नाना गोत्री, ठीक है, नाना गोत्री ब्राह्मण। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं 26 है कि किस वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी द्वारा महिला आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% किया गया है ना। और एनडी तिवारी पहले ऐसे सीएम है जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जितने भी आपके सीएम आए उत्तराखंड में, सब कोई सीएम नहीं था जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। तो आपके एनडी तिवारी थे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 20 से 30 ना, 20 से 30, ठीक है। वैसे हम याद भी रखते हैं, इसका 2 लेते हैं, इसका 3 लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6, ठीक है। तो वो आंसर क्या होगा? 2006। अगला क्वेश्चन है होम स्टे योजना, ठीक है, होम स्टे योजना। तो होम स्टे योजना 2018 से संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है आपको, सही बताना है। पहला है
इस योजना का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है। सेकंड, पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी जनपद हेतु लागत का 25% या एकदम 7.5 लाख की सहायता दी जाती है इसमें। थर्ड है, पर्वतीय जनपद हेतु लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख की सहायता इसमें दिया। तो इसका जो होना चाहिए सत्य कथन बताना है, तो सत्य हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। इसमें थर्ड वाला गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें थर्ड वाले में तो 33% या आपका 10 लाख है। 33% या 50 की जगह क्या है, 33% है। अधिकतम सहायता राशि क्या आपकी 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख। ठीक है, इसका हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द ट्रायम्फ ऑफ सिल क्या। जैसा आपको पता है सिल क्या रहा, सुरंग जो घटनाक्रम हुआ था ऑल वेदर रोड में ही आपका यमुनोत्री मार्ग है ना, यमुनोत्री जो आपका नेशनल हाईवे, वहाँ पे एक सुरंग बना रहे थे, वो धंस गई थी, जिसमें बहुत सारे मजदूर उसमें फंस गए थे। यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड के बहुत सारे मजदूर थे, इसमें उत्तराखंड के मजदूर का उसी गब्बर सिंह ने जो है, जो फंसे हुए लोग थे उनमें एक तरह से ये भावना, ये फीलिंग जगाई थी भैया हमको कुछ नहीं होगा, बच निकलेंगे यहाँ से, है ना। तो गब्बर सिंह का नाम भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक बुलाया गया था, एक आपका टनल एक्सपर्ट था ऑस्ट्रेलिया, है ना, टनल एक्सपर्ट बुलाया गया था, उसका नाम था अर्नोल्ड डिक्स। और ये घटनाक्रम आई थिंक दीपावली के आसपास हुआ, है ना, जितना मुझे याद है। तो इसमें जो पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो इसके पुस्तक के लेखक वो हो जाएंगे आपके कौन से, प्रोफेसर दुर्गेश पंत। ठीक है, प्रोफेसर दुर्गेश पंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो काक नदी है, काक नदी किस नदी की सहायक नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना या नंदा। तो जो काक नदी है वो हमारी अलकनंदा की सहायक। ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी है। और अलकनंदा हमको पता है किसकी सहायक नदी है, भागीरथी। तो कहाँ मिलती है भागीरथी में, देव प्रयाग मिलती है। बात मंदाकिनी करें, मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है और कहाँ मिलती है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में। बात यमुना की करें, यमुना गंगा की सहायक नदी है और कहाँ मिलती है गंगा में, प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे आप, है ना, वर्तमान नाम क्या है प्रयागराज। मंदाकिनी की बात करें जो त्रिशूल पर्वत से निकलती है और नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में किसमें मिल जाती है, अलकनंदा में, अलकनंदा की सहायक है। काक नदी किसकी है, अलकनंदा की सहायक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो पुंगर एवं लाहौर नदी, पुंगर एवं लाहौर नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, कुठियामती है, सरयू है, गोमती है, पूर्वी धौली है। तो ये जो सहायक नदी है ये हो जाएगी आपकी किसकी, सरयू, है ना। सरयू जैसे आपका उद्गम से निकलती है ना, सरयू निकलती है बागेश्वर के सरमोल झुंडी से। तो आप कपकोट पड़ता है, कपकोट में आपको पता है यहाँ पे एक संगम है आपका खीर गंगा, उसके बाद दो नदियां मिलती है। ठीक, इसका नाम क्या है, पुंगर और लाहौर, छोटी छोटी नदियां हैं। बाकी गोमती की बात करें, है ना, तो आंसर तो सरयू है। बाकी गोमती की बात करें तो गोमती सरयू में मिलती है आपकी, कहाँ पे मिलती है सरयू में, गोमती बागेश्वर में, कहाँ पे, बागेश्वर। ठीक है, बाकी जो कुठियामती है वो काली की सहायक नदी है, जो गुंजी में मिलती है, गुंजी में मिलती है काली में, पिथौरागढ़ के गुंजी में। बात करें पूर्वी धौली गंगा की, ये भी काली की सहायक नदी है और कहाँ मिलती है काली में, खेला, तवा घाट या श्याल, खेला, तवा घाट या सियालपथ में मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। 31 है कि बांध विरोधी समिति का नेतृत्व सुंदरलाल भगवान द्वारा कब किया गया। ठीक है, बांध विरोधी समिति जो 1978 में बांध विरोधी समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे आपके विद्यासागर नौटियाल। ठीक, तो इसका आंसर आपका 1991। ठीक है, 1991। 1978 की बात करें तो इस बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया 78। ठीक है, 86 की बात करें तो 86 में रशिया के साथ समझौता किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। जो पहले टी डैम आपका 600 मेगावाट का था, तो रशिया के साथ समझौते के बाद ये मेगावाट बढ़ के हो गई थी, कर दी गई थी, वो हो गई थी टोटल 2400 मेगावाट, है ना। 3 भागों में डिवाइड है, 1000 और 400 में। इसके बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर टी डैम तो आपको पता है ये भागीरथी बिलंगना के संगम है ना, भागीरथी प्लस बिलंगना है। और जिसकी हाइट है इस बांध की वो है 260.5, 260.5। ठीक, परिकल्पना जो इसकी की गई थी 1949। ठीक, योजना आयोग द्वारा स्वीकृति 1972, योजना आयोग ने स्वीकृति दी थी इस डैम को बनाने की, योजना आयोग की स्वीकृति है 1972 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद कहते हैं कि 1978 में
1978 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ इसका, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, ठीक। निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा था, तो इसलिए 1988 को 12 जुलाई 1988 को THDC का गठन किया गया था और THDC को 1989 में निर्माण कार्य सौंप दिया गया था, ठीक। और इसका जो आपका ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल जो नेम है इस जलाशय का, वो आपका रामतीर्थ सागर, क्या है, रामतीर्थ सागर। और जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम है वो आपका सुमन सागर, ठीक है, सुमन सागर। और जो 1000 मेगावाट की प्रथम परियोजना का शुभारंभ हुआ था 30 जुलाई 2006, ठीक है, 30 जुलाई 2006। ये सारे फैक्ट भी आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2003 में कहाँ की गई थी? काशीपुर, पंतनगर, कटिमैया, टनकपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपका पंतनगर, ठीक है, पंतनगर। अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है कि तालाब भूमि के उपवर्गों, है ना, उपवर्गों में शामिल नहीं है सेरा, पर्चल, सीमार या आपका उखड़ भूमि है। आंसर है आपका उखड़ भूमि, है ना। तालाब के 3 प्रकार है, सेड़ा, पर्चल और आपका सीमार। जैसे नदी घाटों के आधार पे 3 प्रकार की भूमि होती है, आपको पता होगा, तालाब, उपराऊ, इजरान, है ना। जो नदी घाटी के पास वाली होती है तालाब होती है, सबसे उपजाऊ होती है। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे, हाइट की तरफ बढ़ेंगे आप नदी से ऊपर, तो उपराऊ होती है। और इजरान और दूर की भूमि होती है, जंगलों से लगी हुई भूमि, ठीक। इसमें आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला। क्वेश्चन नंबर है 34 है, 2 कथन दे रखे हैं, आपकी कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन पहला, उत्तराखंड मिलेट मिशन की घोषणा राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी 2023 में की। कारण दे रखा है, इसका उद्देश्य पारंपरिक और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है, ठीक है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है, इसलिए इसकी घोषणा हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका पहला वाला। ए तथा दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर, ठीक है, पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 35, क्वेश्चन नंबर 35, राम से संबंधित शब्दावली फरण, राम से संबंधित शब्दावली फरण का संबंध किससे है? सब्जी, मसाला, मोटे अनाज या आपका झाड़ी का एक प्रकार। तो जो फरण है वो है आपका मसाले का एक प्रकार, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका मसाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36, राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जीरो का सही घटता हुआ क्रम क्या है ना, घटता हुआ क्रम क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला, ठीक है। पहला उधम सिंह नगर है, फिर हरिद्वार है, फिर हो जाएगा आपका नैनीताल। उधम सिंह नगर में देखें तो आपको पता है आपका तराई और मैदान जनपद है ना, पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है। और इसी क्षेत्र को नैनीताल उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र प्राचीन काल में कन्या भगवान शासन काल में आप माल या आपका 9 लखिया माल के नाम से भी जानते हैं ना इसको। बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है, तो सिंचाई भी काफी ज्यादा होती है। सेकंड नंबर पे आपका हरिद्वार हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आप कुमाऊं का नैनीताल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड वन विकास निगम, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? भाई देखो 2001 तो है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले आपके कट हो जाएंगे। अब 17 मई 1 अप्रैल, बहुत सारी डेट्स ऐसी उत्तराखंड से संबंधित जो आपका 1 अप्रैल को बोलता है ना, तो यहाँ पे भी आंसर क्या है, 1 अप्रैल 2001 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 38 है कि किस पौधे के बीज से तेल निकालकर गठिया रोग उपचार में प्रयोग होता है? गठिया रोग में उपचार किया जाता है। कंडाली है, भैंकल, मरोड़ फली या आपका झूला। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, ठीक है, 38 का क्या होगा, सेकंड। बाकी अगर कंडाली की बात करूँ, कंडाली को पता है आप लोगों को भी, बिच्छू घास भी इसको कहते हैं, ठीक। और बिच्छू घास की पत्तियों का प्रयोग जो है, बिच्छू घास की जो पत्तियां हैं सब्जी के रूप में इसका प्रयोग होता है। और वैसे यूरोपीय मूल का पौधा है, ठीक है, यूरोपीय मूल का पौधा है, छूने में आपको पता है शरीर में जलन वगैरह होती है। मरोड़ फली की बात करें तो सर्प विष उतारने के लिए इसका प्रयोग होता है, सर्प विष उतारने के इसका प्रयोग होता है। झूले की बात करें तो इसका प्रयोग जो आपका सांभर, गरम मसाला, हवन सामग्री बनाने, हवन सामग्री बनाने के लिए। और राज्य का जो प्रथम ग्रेड का झूला कहाँ निर्यात किया जाता है? ये निर्यात किया जाता है आपका
फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। अब भैकल की अगर बात करें तो भैकल के बारे में तो भैकल तो आपका आंसर है ही है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 कि किस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जप्तो चीनो, चिपको, मैती या आपका डोंगी पेंथोल? तो इसका जो आंसर है वो है आपका चिपको आंदोलन, जो आपका 1974 में शुरू हुआ है और गौरा देवी ने शुरू किया, ठीक है, गौरा देवी ने शुरू किया। किस कंपनी के खिलाफ? साइमन वुड्स कंपनी, साइमन वुड्स कंपनी के खिलाफ ये अभियान था, ये आंदोलन था। अगर और इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने में जो योगदान था वो था आपका सुंदरलाल भगोड़ा, सुंदरलाल भगोड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक। जब तो चीन आंदोलन की बात करें तो चमोली का आंदोलन है और इसकी जो डेट है वो 21 जून 1998। और आंदोलनकर्ता थे प्रमुख इसमें गोविंद सिंह रावत, गोविंद रावत, ठीक है। चिपको आंदोलन के बारे में हो गया। मैती आंदोलन के बारे में करें तो ये भी आपका चमोली का है। नाइनटीन 1995 और ये शुरू किया था कल्याण सिंह रावत। डूंगी पैंतौली आंदोलन की बात करें तो ये चमोली से शुरू हुआ था, ये भी चमोली का आंदोलन है ये भी। मथुरा देवी नेतृत्व करता है, मथुरा देवी, और इसकी डेट मिलती है हमको 1980, ठीक है, 1980। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखना है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, ठीक है। वन्य जीव बिहार दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं आपकी स्थापना, ठीक। अगर बात करें गोविंद की, गोविंद वन्य जीव 1955 ही है, ठीक है। सोना नदी की बात करें तो सोना, सोना ये 87 ही है। बिनसर, बिनसर आपका 88 ही है। चौथा है आपका नंदौर, नंदौर आपका है 2012, ठीक है, 2012। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। 41 है कि आपका, ठीक है, कथन और कारण दे रखे हैं। पहला कथन है कि उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए 8 दिसंबर 2023 में देहरादून के FRI में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सम्मेलन हुआ, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इस सम्मेलन की थीम शांति से समृद्धि रखी गई, ये भी ठीक है। दोनों फैक्ट ठीक है, ठीक है, दोनों फैक्ट क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, सेकंड वाला। ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है ना। इसकी वजह से थोड़ी आपका सम्मेलन हो रहा है, वो बात अलग है, दोनों फैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी वजह से सम्मेलन नहीं हो रहा है, तो ये जो है इसकी आज सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42। 42 है कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? भैरव घाटी, हटवाड़ी, मुंशियारी, थराली। इसका आंसर होगा हमारा भैरव घाटी, है ना, वही भैरव घाटी जहाँ पे भागीरथी में जाड़ गंगा नदी मिलती है, यहाँ पे उत्तराकाशी की बात होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। गढ़वाल मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तराखंड सरकार का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिसकी स्थापना कब हुई थी, जिसकी स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 31 मार्च 1976, 31 मार्च 1976। अगर कुमाऊं मंडल विकास निगम की भी बात हो, लिमिटेड की बात हो, तो उसकी डेट भी क्या है? 31 मार्च 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। पहला कथन दे रहा है PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी, ठीक है। सेकंड है योजना के प्रथम चरण में उत्तराखंड के 4 जनपदों का चयन किया गया था, ठीक है, 4 जनपदों का चयन किया गया था, ये भी आपका ठीक है। दोनों कथन ठीक है, तो हो जाएगा आपका सी वाला आंसर, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि महाराष्ट्र मंदिरों का देश भर में, जो कुमाऊं के जो मंदिर हैं उनका देश भर में प्रचार प्रसार किए जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया है। यह ट्रेन किस स्थान से टनकपुर के लिए रवाना हुई, कहाँ से लेकर उत्तराखंड के कुमाऊं के टनकपुर तक जाएगी? ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या आपका केरल। तो इसका आंसर क्या आपका पहला वाला, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका पहला वाला आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। 46 क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में झिनौनी गांव,
झिरौली गांव के समीप फलमंती पहाड़ी किस खनिज हेतु विख्यात है? एस्बेस्टॉस, तांबा, सीसा या डोलोमाइट। तो ये फलमंती पहाड़ी आपके तांबे के लिए जानी जाती है, ठीक है। 40 पे जवाब 46 का हो जाएगा आपका दूसरा। बाकी इसके साथ कुछ और फैक्टर जैसे तांबे के लिए और कौन कौन से क्षेत्र हैं? थैली पाटन, बागेश्वर का थैली पाटन है ना, और धनपुर डोबरी, धनपुर डोरी आपका पौड़ी का, मोहन खाल, मोहन खाल और पोखरी, चमोली का है। और एस्बेस्टॉस की बात करें, एस्बेस्टॉस की बात करें तो इसके लिए एक जगह है आपका कांधेरा, कांधेरा से मिलता है, कांधेरा आता है आपका पौड़ी में, ठीक है। शीशे की बात करें, शीशा, रालम, चंडाक, चंडाक, भैंसवाल, ये सारे क्षेत्र कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। रालम, चंडाक, भैंसवाल पिथौरागढ़ में है। और इसी के साथ आपका राई, चैना पानी, राई और चैना पानी बड़ा में है, ठीक। कुमा बुरेला क्षेत्र एक है, कुमा बुरेला, कुमा बुरेला क्षेत्र ये आपका पड़ता है आपका देहरादून, ठीक। डोलोमाइट की बात करें, डोलोमाइट पड़ता है आपका, डोलोमाइट के लिए एक जगह है आपका बजून खुरपा ताल, बजून खुरपा ताल ये आपका है नैनीताल, ठीक। एस्बेस्टॉस कांदेर पौड़ी, तांबे के लिए थैली पाटन बागेश्वर, धनपुर डोबरी पौड़ी, और मोहनकाल पोखरी आपका चमोली। शीशे के लिए, शीशे के लिए रालम चंडा भैंसवाल पिथौरागढ़ में है, राय चैना पारी अल्मोड़ा में है ना, कुमा बोरेला देहरादून में है। बाकी डोलोमाइट के लिए बजून बजून खुरपा ताल आपका नैनीताल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जनपदों का सही घटता हुआ क्रम क्या है? जनघनत्व की बात हो रहा है तो सबसे पहले तो जनघनत्व में आता है आपका हरिद्वार, ठीक है। तो ये तो तीसरा चौथा वैसे ही आपका कट हो जाएगा, ठीक है। हरिद्वार के बाद कौन सा आएगा? हरिद्वार के बाद देहरादून आएगा, यूएसएन आएगा, बात है आपका यूएसएन, हरिद्वार, उसके बाद यूएसएन, उसके बाद आपका डीडी आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना 2003 के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें से सम्मिलित नहीं है। कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? हर्रावाला, हर्रावाला रेलवे स्टेशन, लाल कुआं, रुड़की आपका हरिद्वार। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो आपका हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ठीक है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 49 है कि ठुल खेल गीत, ठुल खेल गीत संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना। पहला है कुमाऊं में पुरुषों द्वारा किस जन्माष्टमी के अवसर पर ये गाया जाता है? किस जन्माष्टमी के अवसर पर? बिल्कुल ठीक है। सेकंड, गीत के मुख्य गायक को पखड़िया गाया जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा, यह गीत महाभारत की कथा पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रामायण की कथा पर आधारित होता है। इसकी रामायण की कथा पर, तो आपको इसमें से सत्य बता रहे, सत्य होगा पहला, दूसरा, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 50 क्या है? खड़ा, मयूर और लालुड़ी, लालुड़ी किस नृत्य की शैली है ना? किस नृत्य की आपके प्रकार शैली है? मंडाण, चौफला, चांचरी आपका सरो। तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला चौफला, ठीक है, चौफला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। 15 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा पारंपरिक आभूषण कंधों पर धारण किया जाता है? इमरती, धगुला, स्यूल, सांगड़ या पहुंची, है ना। तो इसका आंसर होगा हमारा स्यूल सांगड़, स्यूल सांगड़। बाकी सारे इसके अलावा और जो लिखे ऑप्शन वो आपके किसमें भाई? पैरों पर पैरों पर। बाकी इसके अलावा जो आपके 3 ऑप्शन है इमरती, धगुला और पहुंची, या फिर पैरों में पहनने वाले आभूषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 है कि किस समाज में बड़े परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाए जाने के लिए योग्यतम पुरुष चुना जाता है? और उस योग्यतम पुरुष को कहते हैं आपका गंधुर। क्या कहते हैं? गंधुर कहते हैं। भोटिया, थारू, बोक्सा या राजी। इसका आंसर है आपका बोक्सा, ठीक है, बोक्सा। बाकी अगर बात करें, अगर मैं आपसे उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो आपकी जनजाति है उनका जो घटता हुआ क्रम है, जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, उसके बाद कम हो गई है ना सबसे ज्यादा, तो वो है आपकी थारू, उसके बाद है जौनसारी, उसके बाद है बोक्सा, उसके बाद है भोटिया, लास्ट है आपकी राजी, ठीक। तो राजी सबसे कम जनसंख्या है और थारू की सबसे ज्यादा संख्या है ना, ज्यादा जनसंख्या है।
और भोटिया को कहते हैं महा हिमालय, ग्रेटर हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति। ठीक। और अगर थारू की बात करें तो थारू मुख्य रूप से उधम सिंह नगर की निवासी है, जौनसारी देहरादून की निवासी है, और बुक्सा यूएसएन की निवासी है, भोटिया पिथौरागढ़ की निवासी है, और राजे भी आपकी पिथौरागढ़ की निवासी है। ठीक है, पिथौरागढ़ की निवासी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है, कथन दे रखे हैं आपके सामने और आपको बताना कौन से कथन सही है। पहला, कल्पेश्वर मंदिर, कल्पेश्वरनाथ मंदिर में कह रहा है भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है। किसकी? जटाओं की पूजा होती है, और ये मंदिर जो है उर्गम घाटी में स्थित है। ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इस मंदिर का कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते, है ना, वर्ष भर खुले रहते हैं। ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो एक और दो दोनों ठीक है, पहले दूसरा दोनों ठीक है। ठीक। अगर बात करें हम जो कल्पेश्वर है आपका पंच केदार में शामिल है ना। अगर बात करें पहले केदार की तो वो हमारा केदारनाथ जी है, यहाँ पे पीठ की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ की पीठ की पूजा होती है, पृष्ठ भाग की पूजा होती है। सेकंड केदार की बात करें तो सेकंड केदार है मधमहेश्वर, जहाँ पे माता, जहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की नाभि की पूजा होती है। थर्ड है हमारा तुंगनाथ, जहाँ पे भुजाओं की पूजा होती है, भुजाओं की। चौथा है रुद्रनाथ, जहाँ पे मुख की पूजा होती है। पांचवा है आपका कल्पेश्वर। पंचम केदार कौन सा है? कल्पेश्वर, यहाँ पे जटाओं की पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की, और वर्ष भर जो है ये खुला भी रहता है। ठीक है, वर्ष भर खुला रहता है। जबकि अन्य सभी मंदिर शीतकाल में बंद हो जाते हैं, उनके शीतकालीन जो आपकी गद्दी है वो किसी अन्य स्थान में एक तरह से स्थापित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बताया मैंने? सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 क्वेश्चन है कि जागेश्वर के मुख्य मंदिर में किस चंद्र शासकों की सिल्वर की मूर्तियां रखी हुई है? जागेश्वर का मुख्य मंदिर पदयाद, कहाँ पे? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जटागंगा नदी के किनारे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा दीपचंद और त्रिमल चंद। ये वही दीपचंद है जिसके अधिकारी मोहन सिंह रौतेला ने इसको कैद किया, और ये वही त्रिमल चंद है जो गढ़वाल के महीपति शाह के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में महीपति शाह वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, आंसर थर्ड वाला है। बाकी इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जागेश्वर मंदिर अगर बात करें किस नदी के किनारे अगर पूछे आपसे तो जटागंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, जटागंगा नदी हो जाएगा। और कहते हैं 124 मंदिरों का समूह है। ठीक, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह, एक मंदिर नहीं बहुत सारे मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर समूह। ठीक है, उत्तराखंड का 5वां धाम भी इसको कहा जाता है। 4 धाम आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और 5वां धाम ये है। वैसे 5वें धाम के रूप में और कुछ स्थल भी है, जैसे अल्मोड़ा का ढोल आश्रम है, देहरादून का आपका हनवल मंदिर है, भासु मंदिर है, उसको भी 5वां धाम कहते हैं, है ना, इसको भी 5वां धाम कहते हैं। और इसका जो निर्माण करता है वह है कत्यूरी राजा शालीवाहन देव। जागेश्वर मंदिर समूह में जो सबसे प्राचीन मंदिर है हमारा मृत्युंजय मंदिर, और सबसे जो विशाल मंदिर है वो है हमारा दिनदेशवारा। वो कौन सा मंदिर है? दिनदेशवारा। और ये मंदिर जो है सभी जागेश्वर मंदिर समूह कहते हैं कि केदारनाथ शैली में, ना, अधिकतर मंदिर किस शैली में? केदारनाथ शैली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है। आपको मंदिर दे रखे, सामने दे रखे, वो उसकी हिस्ट्री दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट। ठीक, अगर बद्रीनाथ मंदिर समूह की बात करें, ये मंदिर समूह है ना कि बद्रीनाथ मंदिर आएगा तब तो चमोली हो जाएगा, ये समूह कह रहा है, तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, गलदेवी मंदिर कोसी नदी के तट पे है, कौन सी रिवर? कोसी नदी के तट पे, नैनीताल में है। थर्ड, बैजनाथ मंदिर, तो बैजनाथ मंदिर आपका बागेश्वर में ही है ना। चौथा है अटल देवी मंदिर जो उधम सिंह नगर में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो रहा है? 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा ऐसा बी वाला। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है कि सुशीला राणा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल? तो इसका आंसर है आपका हैंडबॉल। ठीक है, 56 का क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। बाकी इससे संबंधित कुछ और फैक्ट भी है, क्योंकि राणा कास्ट के ही कुछ और भी खिलाड़ी है, जहां पर आपको क्योंकि राणा कास्ट के कुछ और भी खिलाड़ी है। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो वहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से खिलाड़ी। बाकी इसका आंसर सेकंड ही है। ठीक है, ऐसे सुषमा राणा, तो सुषमा राणा भाई टिहरी की निवासी है, और ये शूटिंग की है ना। निशानेबाजी, खेल क्या है इनका? निशानेबाजी। एक इसके साथ में एक और आप प्लेयर याद रखेंगे, स्नेह राणा।
इसरे राहड़ा जो है देहरादून के निवासी है डीडी की, और इनका खेल भी क्या है, सॉरी इनका जो खेल है वो क्रिकेट है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्नेह मतलब का प्यार। तो भारत में सबसे अधिक प्यार किस खेल को दिया जाता है, क्रिकेट को, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, क्रिकेट। और कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे सभी संस्थानों के हेडक्वार्टर स्थित है, वो आपका देहरादून, ये देहरादून के निवासी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्तराखंड का पहला माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट, है ना, माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट कौन सा है। इसने लिस्ट है आनंद सिंह बिष्ट, हरिराम कोहली या गंगा सिंह राणा। तो इसका आंसर है हरिराम कोहली, इसका आंसर हो जाएगा 57 का थर्ड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन अगला है कि जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया नाम से किसे जाना जाता है, जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया, है ना, अनूप शाह, यशोधर मटपाल है, चंद्र सिंह राही है, अटल सिंह इंद्रमणि बड़ो। तो आंसर हो जाएगा अनूप शाह, ठीक, आंसर क्या होगा, अनूप शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है कि देहरादून जिले जो आपके स्थान बदले गए, स्थानों के नाम जो बदले गए, उसका सही सुमेल करना है, ठीक है। तो बात करें अगर मियाँ वाला का नया नाम क्या हुआ है, तो मियाँ का नया नाम हुआ है रामजी वाला, ठीक है, रामजी वाला। बात करें पीर वाला की, तो पीर वाला का जो नया नाम हुआ है केशी नगर हुआ है, ठीक है। चांदपुर खुद का नया नाम आपका पृथ्वीराज नगर हुआ है, और अब्दुल्ला नगर का नया नाम दक्ष नगर हुआ है, ठीक है। तो ये 2-1-3-4 आंसर हो जाएगा बी वाला, 2-1-3-4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि शेखर पाठक द्वारा किस आंदोलन पर एक पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, हरी भरी उम्मीद। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ना। कुछ आंदोलन दे रखे हैं, जैसे पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए था, या चिपको आंदोलन जो पेड़ों को कटान के खिलाफ था, या झपटो छीनो आंदोलन है, या पेड़ों की कटाई के विरुद्ध टीरी का भिलंगना क्षेत्र का रक्षा सूत्र आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है आपका चिपको आंदोलन, जो 1974 में गौरा देवी द्वारा प्रारंभ किया गया, है ना। चिपको आंदोलन से कहते हैं क्योंकि पेड़ों को बचाने के लिए वहां की गौरा देवी के साथ उनकी समस्त सहेलियां, सभी महिलाएं जो मंत्र दल की सदस्य थी, सभी ने क्या किया था, पेड़ों पर चिपक के खड़ी हो गई थी, ताकि वो ठेकेदार पेड़ों को ना काट पाए। और जिस कंपनी को सरकार ने उस समय ठेका दिया था, उस कंपनी का नाम पूछा गया है, वो है साइमन वुड्स कंपनी। क्या है, साइमन वुड्स कंपनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, जबकि अधिकांश नदियां प्रायद्वीप की जो बड़ी नदी है पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है ना। इसका रीजन पूछ रखा है। पहला है कि एक रिफ्ट घाटी में बैठी है, रिफ्ट वैली में बहती है ये नदी, बिल्कुल सही है इसकी घाटी, ठीक, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, बिल्कुल सतपुड़ा पर्वत से निकल के उत्तर की तरफ विंध्य के दक्षिण में होते हुए बहती है, ये भी ठीक है। तीसरा, भूमि का ढलान जो है मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, ये गलत हो जाएगा, कि भूमि का ढलान तो मध्य भारत में पूर्व की ओर है ना। उस ढलान के विपरीत अपनी घाटी में बहती है, इसलिए रिवर इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ एक ताप्ती रिवर भी है। चौथा, चलो आपको चौथा कह रहा है कि आपका सही उत्तर चुनना है, तो तीसरा तो गलत है ना, तीसरा गलत है, तो पहला दूसरा ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी वाला, आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक। और नर्मदा के बारे में मैं आपको बताऊं, नर्मदा को आपका मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदेश्वर जिसको कहा जाता है, और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी भी आपकी कौन सी है, नर्मदा ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है कि नदी दे रखी है 4 नदियां आपको, और यहाँ पे आपको लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता हुआ क्रम बताना है, मतलब सबसे अधिक लंबाई वाली नदी पहले आएगी और सबसे कम लंबाई वाली नदी बाद में आएगी। अगर बात करें नंबर 1 की, तो गोदावरी भाई सबसे लंबी नदी है पेनिनसुलर प्लेटो की, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। सेकंड नंबर आता है कृष्णा रिवर, ठीक है, सेकंड नंबर। बात करें थर्ड की, तो थर्ड नंबर आता है नर्मदा का, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भी सबसे लंबी रिवर है। और चौथा आता है वो महानदी, जिस महानदी के मुहाने पे आपकी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 3-2-4-1, 3-2-4-1, 3-2-4-1, आंसर होगा डी, ठीक है, 3-2-4-1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है आपको। एक कथन दे रखा है, कहाँ दे रखा है, पहला दे रखा है, कथन में क्या है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश, ये बिल्कुल ठीक है ना। मानसूनी देश का मतलब ये होता है कि और मानसून देश का मतलब होता है कि ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे ग्रीष्म काल में जो मानसून सीजन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो पवनों की दिशा की जो गति होती है वो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव होता है। और शीत ऋतु में जो मानसून एक्टिव होता है, वहाँ पे जो उसकी दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून, है ना, उत्तर पूर्व की तरफ से आता है। तो इस तरह से मानसून देश है। कारण क्या दे रखा है, ऐसा क्यों है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि हिमालय की उपस्थिति के कारण क्या है, उत्तरी ध्रुव में जो आपकी शीत हवाएं चलती हैं वो दक्षिण तरफ बहती है। तो हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत के कर्क रेखा के उत्तर में शीत ऋतु का प्रभाव नहीं पाया था। क्यों? हिमालय की उपस्थिति के कारण। और हिमालय ही दक्षिण पश्चिम मानसून को रोक के हिमालय की तलहटी घाटी में जो है अत्यधिक वर्षा कराने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा, दोनों ठीक है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण, आर ए का सही स्पष्टीकरण, ठीक है, तो हो जाएगा पहला वाला आंसर, पहला वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में दक्कन ट्रैप का मतलब बात हो रही है महाराष्ट्र की ना। दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से किस मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं? रेगुर, लाल, लैटेराइट या आपका जलोढ़। तो इसका आंसर है रेगुर मिट्टी। और इसी रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसे अब चूंकि इसमें कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, काली कपास की मृदा भी कहती है, काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी इसको कहते हैं। और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी ऐसी होती है जिसमें पानी सोखने की, धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है ना। और इस तरह से दरारें, वो ऐसी दरारें दिखती है, ऐसी दिखती है जैसे कि इसमें किसी ने जुताई करी, जबकि जुताई करी नहीं होती, खुद ही जुताई के रूप में मिट्टी दिखती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सर्वाधिक इसका विस्तार पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 क्वेश्चन है कि सागौन तथा साल किसके ऊपर है, किस प्रकार के वृक्ष में आते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या उष्णकटिबंधीय सदाबहार या उष्णकटिबंधीय कटीली या पर्वतीय वन। तो ये आएगा हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ आपका वन। भारत में पाई जाने वाली वन की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली तरह से प्रकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी जो खेतड़ी बेल्ट है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है खेतड़ी? ठीक है, तो खेतड़ी फेमस है तांबे के लिए, सोना के लिए, अबर के लिए, लोहा के लिए। तो ये फेमस है आपके तांबे के लिए, तांबा यहाँ का फेमस है। ठीक है, इसके साथ अगर बात करें एमपी का बालाघाट भी तांबे के लिए फेमस है। और राजस्थान झुंझुनू और अलवर, कौन से? झुंझुनू और अलवर, दोनों कहाँ के? राजस्थान के। एक झारखंड का आता है सिंहभूम, झारखंड का सिंहभूम। ठीक, तो ये आपके तांबे के लिए और उत्पादक क्षेत्र हैं। बस सोने की बात कर ले, हम सोने की बात करें तो कर्नाटक का हट्टी खान और गदग क्षेत्र आपका कर्नाटक में है। और रामगिरी खान है आंध्र प्रदेश में, रामगिरी खान एक है आपकी एपी की। ठीक है, एपी की बात अगर अब्बर की करें तो कोंडरमा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोंडरमा जिला, कोंडरमा हजारीबाग जिला, कहाँ पे? झारखंड में। ठीक, तो क्या क्या बताया मैंने? बालाघाट एमपी का, झुंझुनू अलवर राजस्थान का, सिंहभूम झारखंड का। ये है आपकी तांबे के लिए। सोने के लिए हट्टी खान है, गदग क्षेत्र कर्नाटक के दोनों हट्टी खान भी, गदग क्षेत्र भी। और आंध्र प्रदेश का रामगिरी खान। अबर के लिए क्या बताया मैंने? झारखंड का हजारीबाग कोंडरमा क्षेत्र। ठीक है, बाकी लोएस के लिए तो बहुत सारे क्षेत्र है ना। बाकी इसका आंसर क्या है? पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 क्वेश्चन आपका रेलवे से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मेल सही नहीं है? रेलवे के नाम दे रखे हैं, जोन, और वहां पे एक मुख्यालय दे रखे हैं। ठीक, सेंट्रल रेलवे मुंबई, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, आंसर ये होगा। बाकी चौथा वाला भी क्या है? ठीक है। जो 67 का थर्ड है, इसमें जो है इसका जो मुख्यालय है वो आपका गुवाहाटी, कहाँ है? गुवाहाटी आपका असम। ठीक है, गुवाहाटी असम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 कह रहा है कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो नगदी फसल में सम्मिलित जो नहीं है वो आपका गेहूं है ना। क्यों? क्योंकि गेहूं प्रमुख रूप से कौन सी फसल है आपका? खाद्यान्न फसल है, तो प्रमुख रूप से एक तरह से खाने के लिए उगाई जाती है, खाद्यान्न फसल है। ठीक, 68। बाकी इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला 69 है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर यूपी। ठीक है, तो यूपी का सोनभद्र जिला। और कृत्रिम जलाशय की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय आपका ये
है ना, सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन दे रखा है, बुक्स के नाम दे रखे हैं, बताना सही स्कूल कौन सा नहीं है। बात अनहैप्पी इंडिया की बात करें, यही गलत हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया की आपका लाला लाजपत है, लाला लाला लाजपत राय। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र। ठीक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, कलाम आजाद। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी। ठीक, तो गलत हो जाएगा आपका कौन सा वाला, पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 पर। 70 क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड कर्जन, इरविन, लॉर्ड लिलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन? तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी ठहराया था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, किसने? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है कि आपको दे रखे हैं, ठीक है, आपको एक्ट दे रखे हैं और उन एक्ट के थ्रू क्या क्या हुआ वो आपको मिलान करना। बात करें नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो वो आपका 74 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा, ये आपका 73 है, 73 हो जाएगा। थर्ड, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 ही है, जब एक तरह से EIC का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया है ना। चौथा, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो हो जाएगा 1833 वाला। 2 1 3 4 ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ऑपरेशन रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? ठीक है, तो पहला, जेल में गांधी जी का आमरण। दूसरा, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां। तीसरा, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। ठीक है, पहला वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया, A.K. आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद या पटेल जी है या आपके नेहरू जी? तो समर्थन जो किया था वो किसने किया था? समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। ठीक है, उसके बाद सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से कहता है कि आगा खां पैलेस, मुंबई के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके बंदी बनाए गए थे, वो बनाए गए थे यहाँ पे गांधी जी। किसको रखा गया था यहाँ पे? गांधी जी को। ठीक है, अहमदनगर जेल में, महाराष्ट्र के ही अहमदनगर जेल में रखा गया था जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, पटेल और अबुल कलाम आजाद। कौन? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, पटना जेल की बात करें बिहार में, तो पटना जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। क्या क्या बताया मैंने? 9 अगस्त 1942 प्रारंभ, आगरा का पैलेस में गांधी जी को रखा गया, अहमदनगर में जेल है पटेल और आजाद को रखा गया, पटना जेल बिहार में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया और हजारीबाग जयप्रकाश नारायण को रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या नागपुर के भोसले? तो यहाँ पे आपके हैदराबाद के निजाम। ठीक है, 75 का दूसरा, 75 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। और सहायक संधि जो अपनाने वाला जो आपका गवर्नर जनरल था वो था आपका वेलेजली, इसमें वेलेजली। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे वेलेजली। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 76 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है 310, आर्टिकल 311, 312 या 313? इसका आपका आंसर है आर्टिकल 312। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 312 आंसर हो जाएगा तीसरा बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से 77 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? पहला, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। सेकंड, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उनका परिरक्षण करना, ये भी ठीक है। थर्ड, ग्राम पंचायतों गठन, ये हो जाएगा गलत, आंसर ये होगा कि ग्राम पंचायतों गठन से संबंधित जो आर्टिकल है वो आता है नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इसमें आता है नीति निदेशक तत्व। चौथा,
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। 78 क्वेश्चन आपका संविधान से, पॉलिटी से क्या है कि कौन जो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल आपको पता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख पहला भारत का राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिल्ली वाले, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, है ना, या संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो बात राज्यपाल की हो रही है तो ये हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 79। 79 है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार प्रच्छा। इसका आंसर होगा हमारा उत्प्रेषण। ठीक है, आंसर क्या होगा? उत्प्रेषण। आगे जो रिट जारी की जाती है, जो आर्टिकल है आपका सुप्रीम कोर्ट वाला 32 है, और हाई कोर्ट का जो आपका रिट है वो आपका 226। ठीक है, 226। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपको इकोनॉमिक्स से, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है। पहला है एनएनपी बराबर जेएनपी माइनस 61, दूसरा एनएनपी माइनस जेएनपी प्लस एनईटी प्लस जेएनपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस 61, तीसरा ए तथा बी दोनों, और चौथा कोई नहीं। चौथा आपका कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों वाला। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। 81 क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों को बाजार को कौन विनियमित करता है? पहला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सेकंड राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, या थर्ड कृषि उत्पाद 1937 वाला अधिनियम, या खाद्य उत्पाद आदेश 1956। इसका आंसर आप याद रखेंगे, सेकंड वाला हो जाएगा, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि होती है, पहला ज्यामितीय क्रम में, अंकगणितीय क्रम में, हरात्मक क्रम में, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका इसका आंसर होगा आपका पहला वाला, ज्यामितीय क्रम में। ठीक है, ज्यामितीय क्रम में। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका 83 है। 83 क्वेश्चन है कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है। ठीक है, बेरोजगारी जितने होंगे गरीबी उतनी बढ़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? पहला, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली संख्या ही बढ़ती है ना। अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ेगी, अब जो गरीब होगा वो रोजगार तो पाएगा नहीं, बेरोजगार हो जाएगा, है ना। सेकंड, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। थर्ड, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, महंगाई की दर बढ़ती है उससे है, या ब्याज दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए आपका पहला। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या आपकी बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? किस क्षेत्र में सुधार से? बैंक क्षेत्र में सुधार, जो आपका भारी उद्योगों के विकास में, बीमा क्षेत्र में सुधार से है, या ए तथा सी दोनों। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका बैंक क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, बैंक क्षेत्र में सुधार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? मिश्रित खेती का आपका अर्थ क्या है? पहला है एक समय में दो फसलों को पैदा करना, या सेकंड उत्तरोत्तर क्रम में अलग अलग फसलों को पैदा करना, या थर्ड खाद और उर्वरकों के मिश्रण का प्रयोग करना, या चौथा आपका कोई नहीं। हाँ, तो इसमें होगा कोई नहीं। ठीक है, तो मिश्रित खेती का मतलब होता है खाद्य उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी करना, है ना। खाद्य उत्पादन प्लस पशुपालन को एक साथ करने की जो पद्धति आती है वो इसमें कहलाती है, किस खेती के अंतर्गत आती है? मिश्रित खेती के अंतर्गत वो आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86 है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा को संरक्षण करना, इसको स्टोर रखना क्या कहलाता है ना। तो मेश है, बूट है, बैकअप है, या इंस्टॉलेशन है। तो इसका आंसर होगा आपका बैकअप। ठीक है, क्या होना चाहिए? बैकअप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87 क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? .NET, जावा, माया, या यूनिक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो आपको हो जाएगा चौथा। ठीक, कौन सा होगा? चौथा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? ALU, प्रीफेच यूनिट, डिकोड यूनिट, या आपका रैम, या आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का भाग जो नहीं है वो आपका होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 क्या है? हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं आपको कुछ क्या क्या कार्य हुए हैं इससे संबंधित आपके गवर्नर जनरल आपका 22। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी ने आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे व्यापकता सिद्धांत कहते हैं, वो आपका लागू करवाया।
बेंटिंग की बात करें तो सती प्रथा का निषेध राजा राममोहन राय के सहयोग से वो करवाया था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन आपका स्वायत्त शासन की बात करता है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसके समय हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक, तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 आंसर होगा पहला वाला। आंसर क्या होगा? पहला वाला। चलिए आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध है, मानव हत्या है, या महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न है? क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार जो हिंसा का जो क्रूरतम रूप है, सत्य हिंसा के पुजारी है, वो कहते हैं कि गरीबी का स्थायित्व, गरीबी का जड़ें जमा के रखना और लंबे काल तक गरीबी एक तरह से स्थायित्व में रहना, स्थायी प्रकृति में रहना, वो क्या कहलाती है? वो आपका हिंसा का क्रूरतम रूप कहलाता है। तो समाज का दायित्व बनता है कि उसके बेहतर करने के लिए एक तरह से गरीबों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जाए, है ना। जो मध्यम उद्योग की स्थापना वो की जाए ताकि उनमें एक तरह से कर्मचारी के रूप में भागीदारी हो, एक तरह से मध्यम वर्गीय लोग की हो, उनका एक तरह से आर्थिक विकास भी हो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। चलिए तो आज हमने देखे मॉक 17 के टोटल आपके 90 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी के थे, उत्तराखंड के थे और जीएस के कुल क्वेश्चन थे। तो आज हमने देखे मॉक 17 के टोटल 90 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी के 20, उत्तराखंड के 40 और कुछ कंप्यूटर के और जीएस के मिला के 30 क्वेश्चन थे। कुल थे आपके 90 क्वेश्चन। ठीक, इसके आगे के जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो हमेशा की तरह सर आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज मॉक नंबर 17 है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18 अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा? तो ये आपका देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है? ठीक है, तो मुझे राइट हैंड से बताना है कि दाएं छोर से 18वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैं लिख लेता हूँ ABCD, है ना। अगर मैं लिखूँ तो ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, अब इसने बोला है दाएं छोर से 18वें अक्षर, तो मैं दाएं छोर, ये आपका राइट हैंड, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो दाएं छोर से 18वें के दाएं 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18वां तो ये आ गया, और इसके दाएं 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या होगा? एस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18, तो ये दायां छोर है, तो यहाँ से 18वां अक्षर कौन सा है? आई, और उसके दाएं 10वां कौन सा आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वर्ष जो कि एक लीप ईयर है ना, लीप वर्ष है, उसका अगर पहला दिन शुक्रवार होता है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो लीप ईयर होता है हमारा, जो हमारा लीप ईयर होता है, इसमें 366 दिन, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 52 दिन होते हैं, 52 वीक होते हैं, 52 हफ्ते हो गए। ठीक है, और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं जो वीक नहीं बन पाते। तो अगर कोई लीप ईयर है, उसका अगर पहला दिन अगर शुक्रवार होगा, अगर इसका फर्स्ट डे शुक्रवार होगा, ठीक है, तो इसका जो लास्ट डे होगा वो शनिवार। ठीक है, और हमारा जो अगला साल आएगा वो रविवार, शुक्र शनि रविवार से स्टार्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है शनिवार, ऑप्शन बी हमारा। ठीक है, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 हफ्ते, तो 2 दिन फालतू होते हैं। अगर लीप ईयर हमारा शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा लीप ईयर जो एंड होगा शनिवार से होगा, और जो अगला साल स्टार्ट होगा वो रविवार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, यदि किसी घड़ी में 10:35 पूरे हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लॉक में भी पढ़ा है, इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी दिया, अगर मुझे एंगल निकालना थीटा 30 × h - 11/2 × f। ठीक है, तो 30 m का मतलब, h का मतलब होता है घंटे, यानी कितना है 10, और m का मतलब है मिनट, 11/2 × 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 300, और ये आ जाएगा 35 × 11 होता है 385। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करूँ तो 600 - 385/2 यानी कितना 215/2, 215 यानी 107 होल 1/2, या फिर नहीं 100, या फिर 107.5। तो ऑप्शन में हमारा आंसर होगा 107 होल 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास जो हमने क्लॉक में भी पढ़ा है, इसका यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे h का मतलब होता है आर, ठीक है, और m का मतलब होता है मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर 107.5 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का दिया है। 4 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे केंद्र की ओर मुख करके कुछ खेल रहे हैं। 4 आदमी में एक सर्कल में बैठे जिनका फेस सेंटर की तरफ है और कुछ खेल रहे हैं। तो ये 4 आदमी, तो बोला राजेश के बाएं और दाएं, तो ये राजेश है। इसके जो बाएं और दाएं क्रमशः, तो बाएं कौन, मोहन, ठीक है, और दाएं श्याम बैठा है। श्याम के दाएं और राम बैठा हुआ है। तो देखो इसका दाएं साइड होगा तो कौन बैठा, राम बैठा है। तो बताइए मोहन के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये मोहन है, ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। तो उसके ठीक दाएं कौन बैठा है, राम। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्लस का अर्थ योग है, सॉरी डिवाइड का अर्थ योग है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भागा है। तो निम्न इक्वेशन का मुझे मान बताना है, ठीक है। मेरे पास 90, गुणा का अर्थ भागा है, ठीक है, माइनस का अर्थ हमारे पास है गुणा, भागा का अर्थ है योग, ठीक है, और प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, इससे डिवाइड कर लो, 18 पंजे 90 इंटू 7 प्लस 3 माइनस 4, 18 सते 126 प्लस 3 माइनस 4, 126 और 3 129 माइनस 4 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 125, ऑप्शन सी, ठीक है। कोई सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट, ऑफ होगा तो ऑफ, ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, फिर डिवाइड यानी भागा, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़ना, फिर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। तो हम इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 125, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे दिया है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो देखो 125 भागों में विभाजित किया, तो मैं मान लूं कि घन का आयतन कितना है। एक घन क्या होता है, पहले घन देख लेते हैं। ये हमारा घन होता है, इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो इसको 125 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया, तो मैंने मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम है या एन क्यूब बराबर 125। तो यहाँ पर एन बराबर आ जाएगा। तो एन क्या आया, जो एन आया ये एक साइड से निकले हुए क्यूब आए, यानी इस साइड से हमारे एक साइड से हमारे 5 क्यूब निकलेंगे। अब हर क्यूब की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल इस साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया था कि एक घन को 125 भुजाओं 125 भागों में विभाजित किया गया, तो एन क्यूब बराबर 125, तो यानी एन बराबर 5 आ जाएगा। अभी 5 क्या आया, ये साइड, तो इस साइड से मैंने मान लिया कि 5 घन निकले छोटे छोटे, और हर घन की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इस साइड की लंबाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि मैं दक्षिण की ओर मुख करके सिर के बल खड़ा होता हूं, तो मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर होता है, ठीक है। अब देखना, मुझे एक तो दक्षिण की तरफ फेस भी करना है और सर के बल भी खड़ा होता है, ठीक है। तो देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो ये साउथ है, तो इस डायरेक्शन में इसका सर के बल से खड़ा हो, ठीक है। अब देखो जैसे ये सपोज साउथ है, अभी मैं पैरों के बल खड़ा हूं, तो मेरा ये राइट, ये मेरा लेफ्ट है। अगर मैं सर के बल खड़ा होता, ठीक है, तो सर के बल खड़े होने पे ये मेरा राइट आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा अज्यूम करके भी मान सकते हो, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, ठीक है। सर के बल खड़ा होकर और मेरा हमारा जो फेस होना है वो दक्षिण की तरफ होना है, यानी मुझे सर के बल खड़ा होना और फेस दक्षिण की तरफ करना, तो मेरा ये साइड राइट आ जाएगा और इस साइड लेफ्ट आ जाएगा। तो मेरा राइट हैंड किस दिशा की ओर है, तो ये कौन सा, ईस्ट यानी पूरब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है पूरब दिशा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखोगे या अज्यूम करके देखोगे कि सपोज आप ऐसे खड़े हो, तो आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ड दिया है, ठीक है। इस वर्ड में बोला है कि पहला अक्षर को 15वें अक्षर से, दूसरे को 14वें अक्षर से, और इसी प्रकार बदलते जाए, और 8वां जो अक्षर है वो अपनी पोजीशन पे वैसे रहे जैसे वो है, ठीक है। तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं 5वां होगा, तो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट, ठीक है। तो बाएं से 12वां, तो पहले मैं बाएं से 12 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसके बाएं 5वां 1 2 3 4 5, यानी मुझे एक के जगह पे कौन सा, मतलब इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा मुझे देखना है। तो देखो पहले को 15 से चेंज करो, यानी ये डी एन से हो जाएगा, ई ओ से एम आई से चेंज होगा,
ओ टी से, सी ए से, आर जेड से, और ए होगा आई से। ए किससे चेंज हुआ? आई से। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए आई। ठीक है, तो ए जो चेंज होगा, ए की जगह पे आई आ जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मेरे पास, कौन सा एक जोड़ा अन्य तीन से भिन्न है? तो मेरे पास 4 पेयर बना के दिए हुए, मुझे बताना है 3 सिमिलर है, चौथा कौन सा ही गलत है। तो देखो, अगर मैं देखो 16 में अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 176। अगला अगर मैं 12 में 12 की मल्टीप्लाई करता हूँ 144 आ जाएगा। 13 में मैं 12 की मल्टीप्लाई करता हूँ 156 आ जाएगा। और 15 में 12 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 180 आ जाएगा। तो देखो, जो स्टार्टिंग वाले नंबर है इनमें सब में 12 की मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि पहले वाले नंबर में 11 की मल्टीप्लाई है। तो इन चारों पेयर में से यही एक डिफरेंट है ना। बाकी सब में 12 से मल्टीप्लाई और इसमें 11 से मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास सिलॉक्स का दिया है, बोला है सभी अंगूर आम, कुछ कुछ संतरे आम, कुछ संतरे आम है, और कुछ पत्ते संतरे, कुछ पत्ते संतरे हैं। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है, मेरे पास कंक्लूजन दिया कुछ पत्ते अंगूर है, तो कुछ पत्ते अंगूर है। तो देखो, अंगूर और पत्ते इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, गलत है। अगला बोला है कुछ संतरे अंगूर है, तो कुछ संतरे अंगूर है, अंगूर और संतरों के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं, तो ये भी गलत है। अगला बोला है कुछ पत्ते संतरे, कुछ पत्ते संतरे बिल्कुल है। और एक चीज ध्यान देना, कुछ पत्ते संतरे हैं, यहाँ पर ये भी है। तो जब आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेम होते तो भी गलत होता है। तो स्टेटमेंट में मेरे पास दिया कुछ पत्ते संतरे हैं, और कंक्लूजन में मेरे पास बोला कुछ पत्ते संतरे हैं। अगर दोनों सेम होते तो हमारा कंक्लूजन गलत होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने मॉक नंबर 17 देखा, जिसके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी 90 क्वेश्चन जीके जीएस के विकास सर ने सॉल्व करा दिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।